गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम आपकी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है कृतिका उसके पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में नाक को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शारीरिक अंग माना जाता है। जैसे आपने इसमें बने हुए कई मुहावरे सुने होंगे, नाक कटा दी यानी कि इज्जत गवा दी। तो नाक को हमारी इज्जत का जो है एक दूसरा रूप माना जाता है कि नाक है तो इज्जत है। अपनी नाक ऊंची मत रखो यानी कि अपनी बात ऊंची मत रखो। तो नाक जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति में एक इज्जत और एक शान के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो हमारा जो पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक, आपकी पूरक पुस्तिका कृतिका का दूसरा पाठ है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। यानी कि इंग्लैंड की जो रानी थी, ये उस समय की बात है जब भारत पे अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजी सरकार का शासन था, और वहां की जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, वो अपने पति के साथ, मैं यानी साथ, इसमें बीच में एक शब्द आया है मैं अर्थात साथ। तो ब्रिटेन की जो एलिजाबेथ द्वितीय थी वो अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी, आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। अब जब ब्रिटेन की महारानी भारत आ रही हैं तो यहाँ के जितने भी समाचार पत्र थे उसमें उनके बारे में कई सारी बातें हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबर आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। शाही दौरा यानी कि शाही परिवार का कोई सदस्य किसी यात्रा पे जा रहा है तो उसे शाही दौरा कहा जाता है। तो इस शाही दौरे के लिए किस किस प्रकार की तैयारियां की जा रही थी वो सारी अखबार में खबर आ रही थी। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। तो जो उनका दर्जी था, जो उनके कपड़े सिलता था, वो परेशान था कि रानी जो है वो केवल भारत नहीं जा रही है, भारत के साथ वो नेपाल की भी यात्रा पे जाएंगी, पाकिस्तान की भी यात्रा पे जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में वो भारत में जाते हुए कौन कौन से वस्त्र पहनेंगी, कब पहनेंगी, वो ये सोचकर परेशान था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। उनका जो सेक्रेटरी था वो उनकी सारी चीजों की देखभाल करता था और उनसे जुड़ी हुई समस्त बातों की जासूसी भी रखता था कि उनकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पे थी। तो इसलिए वह जो भारतीय महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, उसका वह पहले तूफानी दौरा करना चाहता था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जब जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफर की फौज तैयार हो रही थी। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे यानी कि बहुत बड़ी सेना लेकर के जाने का दिन बीत चुका था। अब फोटोग्राफर्स की सेना साथ में जाती थी, इसलिए फोटोग्राफर्स तैयार हो रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा है तो उसमें फोटोग्राफर हर जगह फोटो खींचेंगे, तो उसके लिए फोटोग्राफर की फौज तैयार की गई थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। जो खबर इंग्लैंड में छप जाती थी उसी खबर को यहाँ भारत के अखबारों में दूसरे दिन छापा जाता था कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। उसमें करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। अब उनके वस्त्रों के बारे में भी, क्योंकि जब शाही परिवार का कोई सदस्य आ रहा है तो उसके वस्त्र भी बहुत उम्दा किस्म के, बहुत अच्छी किस्म के और बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए होंगे। तो उसमें बताया गया कि उन्होंने नीले रंग का सूट बनवाया है, उनके कपड़े जो है नीले रंग के हैं और उस नीले रंग का रेशमी कपड़ा जो है वो हिंदुस्तान से मंगवाया गया है। और उसमें कुल कितना खर्चा आया है, उसमें 400 पाउंड का खर्चा आया है। पाउंड हमारे जिस प्रकार से भारत में रुपया चलता है, उसी प्रकार उस समय यूरोप में जो ब्रिटेन जगह थी वहां पर पाउंड के अनुसार रुपया जो धन है, जैसे अमेरिका इत्यादि जगह पे यूरो चलता है, डॉलर चलता है, उसी प्रकार से वहां की जो मुद्रा है उसे हम पाउंड कहते हैं। तो 400 पाउंड का खर्चा उस रूट पर आया है उस समय 400 पाउंड का खर्चा आया था। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे
और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। यानी कि उनके साथ जो खानसामे, खाना बनाने वाले हैं, उनके नौकर हैं, उनके बावर्ची हैं और उनसे जुड़े हुए जो सदस्य हैं, अंगरक्षक हैं, उनके रक्षक जो हैं, उनकी जीवनियां तक भी अखबारों में छापी गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। वो बता रहे हैं कि वहां पर उनकी यात्रा का जो शोर शराबा था वो इंग्लैंड में हो रहा था, लेकिन उसकी गूंज भारत तक सुनाई दे रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। वो जो खबरें आ रही थी उससे हिंदुस्तान में भी सनसनी फैल रही थी। सनसनी अर्थात जो अत्यधिक जिज्ञासा, अत्यधिक लोगों के मन में जिज्ञासा हो रही थी कि किस प्रकार की यात्रा रहेगी। और राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो राजधानी, भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। तो उस वक्त भी भारत की राजधानी दिल्ली थी, उसमें तहलका मचा हुआ था कि उसमें सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। जो रानी 5000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। अब यहाँ पे भारतीय मुद्रा में उस को बताया गया है कि उनके सूट की कीमत कितनी है। जैसे वहां की मुद्रा में बताया गया 400 पौंड और भारतीय मुद्रा के अनुसार उस समय के 5000 रुपए, उस समय 5000 रुपए का खर्चा आया था। तो उसके लिए बताया कि जो इतना महंगा सूट पहन के उतरेंगी उसके लिए कुछ तो तैयारी होनी चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उसकी शान शौकत के क्या कहने। यानी कि उनके बावर्ची भी वो हैं जो कि युद्ध में लड़ने को भी तैयार रहते थे और लड़ चुके हैं। और वही रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया। बेसाख्ता यानी कि अचानक मुंह से निकल गया। वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत है, कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। ये एक हिंदी फिल्म का गाना है जिसमें गाना बताया गया था कि वो आए हमारे घर पे, ये खुदा की रहमत है, कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। यानी कि कभी कोई मेहमान घर पे आता है और एक बहुत विशिष्ट मेहमान आता है तो उसके लिए कहा जाता है कि आप हमारे घर पे आए, तो ये खुदा की मेहरबानी है, भगवान की मेहरबानी है। और हम कभी आपको देखते हैं, कभी खुद को देखते हैं कि आपकी सुंदरता और हमारे घर की सुंदरता दोनों समान है या नहीं, हम आपकी सेवा उस प्रकार कर पाएंगे या नहीं। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट होने लगा यानी कि वहां की स्थितियां परिवर्तित होने लगी। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। और सबसे बड़ा करिश्मा यानी चमत्कार ये था कि किसी ने किसी को बताया नहीं कि भाई ये काम करना है, लेकिन फिर भी वहां पे सड़कें जवान हो गई अर्थात नई हो गई। वहां पे सड़कों पर नई डामर बिछा दी गई, सड़कें नई कर दी गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों में नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। जो सड़क के दोनों किनारों पे इमारतें थी, भवन बने हुए थे, उनपे नाजनीनों की तरह यानी कि शोक हसीनाओं की तरह उनका श्रृंगार किया गया, उन्हें सजाया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यानी कि जो जॉर्ज पंचम की, यहाँ पे बता रहे हैं कि उनकी जो नाक है, उनका जो रुतबा है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनका जो सम्मान है, वो सब कुछ है। लेकिन नई दिल्ली में सब कुछ है, लेकिन उनकी जो नाक है, उनका जो रुतबा जो उनके ब्रिटेन में है, वो यहाँ पर नहीं था। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे आगे के भाग को लेकर। तब तक के लिए अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखें। धन्यवाद, शुक्रिया।